ठीक है, तो फिर आज नया चैप्टर स्टार्ट कर लेते हैं, अनदर इम्पोर्टेंट चैप्टर। और इसमें से भी एक 15 नंबर का क्वेश्चन 100% आपको फाइनल्स में मिलेगा ही मिलेगा। द चैप्टर इज कैपिटल बजटिंग। ठीक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ध्यान से समझेंगे इजी रहेगा, नहीं समझ आया तो तंग करता जाएगा। तो पहला लेक्चर ध्यान से आज जो हम करने लगे हैं, तो इसको ध्यान से समझने की कोशिश करना। जहां नहीं समझ आएगा प्लीज मुझे वहां रोके दोबारा से पूछ लीजिए। ठीक है, चैप्टर इज कैपिटल बजटिंग। कोई मुझे बजट का मतलब समझाएगा, बजट किसको बोलते हैं? इनकम और एक्सपेंसेस। पहले चलो आप ध्रुव, मुझे आपने एक आंसर दिया, इनकम्स और एक्सपेंसेस को एक बार से आपस में कंपेयर करना। ये मुझे बताएंगे बजट प्री एस्टिमेट्स होते हैं या काम करने के बाद कैलकुलेशन होती हैं? प्री एस्टिमेट्स होते हैं। ठीक है, तो ये तो चीज कंफर्म्ड होगी कि बजट किसको बोला जाता है, प्री एस्टिमेशन ऑफ एनीथिंग। ठीक है, मैं मूवी देखने जाना चाहता हूँ, उसका बजट बना रहा हूँ, तो मूवी जाने से पहले मैं सब कुछ देखा हूँ, कितने की टिकट होगी, क्या खाऊंगा, क्या पार्किंग का खर्चा लगेगा एंड सो ऑन। ठीक है, तो बजट का क्या मतलब है, जो भी काम आप या जो भी चीज की कैलकुलेशन करने लगे हैं, वो अभी काम करना है, उसको प्री एस्टिमेट आप कर रहे हैं कि उस काम के ऊपर क्या खर्चे, क्या इनकम, या जिस चीज की भी आप कैलकुलेशन कर रहे हैं वो क्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है, चलिए मैंने आधा चीज आपको डिफाइन किया, बजट किसको बोलते हैं। नेक्स्ट बात आती है कैपिटल। कैपिटल का क्या मतलब है? पैसा, लाइबिलिटी। वैसे तो हम कैपिटल लाइबिलिटी को बोलते हैं इन केस ऑफ अ बिजनेस। ठीक है, तो यहां पर हम कैपिटल पैसे की बात कर रहे हैं कि जो हम पैसा लगाते हैं इन द बिजनेस। ठीक है, तो पैसा लगाने की फोरकास्टिंग यहां पर करनी है। ठीक, नाम से हम इसको हमने डिस्कस करते हैं कि इसकी डेफिनेशन या चैप्टर में करना क्या है। बजट आपने बोला प्री एस्टिमेट्स होते हैं, कैपिटल बोला पैसे को बोलते हैं। तो पैसा कहीं हम लगाना चाहते हैं, उसको प्री एस्टिमेट कर रहे हैं, क्या पैसा लगाना बेनिफिशियल होगा भी या नहीं होगा। ठीक है, तो इस पूरे चैप्टर में यही डिसीजन हमें देने हैं कि किसी एक गिवन प्रोजेक्ट में या किसी एक गिवन मशीन में या कोई भी एक गिवन काम में हम पैसा लगाना चाह रहे हैं, और उससे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्या पैसा आने वाला है, क्या पैसा लगने वाला है, और उसके अकॉर्डिंग हमें डिसाइड करके बताना है क्या उस गिवन प्रोजेक्ट में या उस गिवन एसेट में पैसा लगाना वर्थ रहेगा भी या नहीं रहेगा। समझ आया जी चैप्टर के ब्रीफ समरी क्या है जो हमने करना है इस पूरे चैप्टर में? ठीक है, लिख लेते हैं इसी चीज को। तो डिसीजंस रिगार्डिंग, ठीक है, डिसीजंस रिगार्डिंग द एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ एन ऑफर टू इन्वेस्ट सम कैपिटल इन दैट ऑफर, या आप प्रोजेक्ट बोल सकते हैं। ठीक है, तो डिसीजंस रिगार्डिंग एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन ऑफ एन ऑफर या प्रोजेक्ट की बात कर सकते हैं जिसमें आप पैसा लगाने के लिए सोच रहे हैं। ठीक है, एक एग्जांपल से इसको क्लियर करते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरे दिमाग में एक बिजनेस प्लान है, मैं आप लोगों को अप्रोच करता हूं कि देखो जी ये मेरा बिजनेस प्लान है, आप इसमें पैसा लगा लीजिए। तो दो क्वेश्चन सबसे पहले आप मुझसे पूछने वाले हैं, क्या क्या क्वेश्चन होंगे, कोई मुझे बता सकता है कि आपका डिसीजन जो, हाँ जी, किस चीज का काम है? ठीक है जी, चलिए ये भी मैं लेके चलता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल आप लोग, जैसे ध्रुव आपकी बात करें, आप टाइल्स की फैक्ट्री चलाते हैं, मैं कहता हूँ मैं टाइल्स का ही एक प्रोजेक्ट आपके पास लेके आऊँ, वो आपको ऑब्वियस है कि वो आपको पता है। ठीक, अब आपसे मैं पैसा लगवाने के लिए एक प्रोजेक्ट लेके आया हूं, तो आपके दिमाग में दो मेजर क्वेश्चन क्या होंगे जिसके अकॉर्डिंग आपका डिसीजन इफेक्ट होने वाला है। ठीक है, ये भूल जाते हैं, चलिए वो भी एक चीज है कि किस चीज का काम है। हाँ जी, आपने क्या बोला जैसे? इन्वेस्टमेंट कितनी है, सबसे पहला काम। मैं आपके पास प्रपोजल लेके आया, आप सबसे पहली चीज पूछेंगे सर पैसा कितना लगेगा इस काम में। ठीक है, नॉर्मल सी बात है, हर किसी बंदे से अगर आप पूछेंगे या किसी भी बिजनेसमैन से आप कोई प्रपोजल लेके जाएंगे उसके बाद ये काम करना है, वो बिजनेसमैन भी छोड़िए, किसी लेमैन के पास भी जाएंगे, यार ये काम करते हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन वो आपसे ये पूछेगा, पहले तो भाई ये बताइए इसमें पैसे कितने लगने वाले हैं। ठीक है, पहला जो आपका मेन पैरामीटर है जिससे आपका डिसीजन इफेक्ट करने वाला है, दैट इज द कॉस्ट या इन्वेस्टमेंट इन दैट प्रोजेक्ट। बिल्कुल ठीक। सेकंड क्वेश्चन आपके दिमाग से क्या निकलेगा?
प्रॉफिट या रिटर्न कितनी होगी। बिल्कुल जी, बिल्कुल सिंपल सी, और ये दो चीजें हैं जो जिसके ऊपर मेजर डिसीजन किसी भी एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन के लाए करेंगे। अगर किसी के पास कोई बिजनेस प्रपोजल लेके जाता है तो उसके दिमाग में दो मेजर क्वेश्चंस आते हैं। पहला वो पूछेगा कि पैसा कितना लगेगा, दूसरा वो पूछेगा जो मैं पैसा लगा रहा हूँ कितने पीरियड में और कितना मुझे वापस मिल जाए। ठीक है, मेजर यही दो चीजें हैं जिसपे मैक्सिमम इनपुट या इन्वेस्टमेंट्स आपकी डिपेंड करती हैं। ठीक है, तो ये जो डिसीजंस की हम बात कर रहे हैं, डिसीजंस रिगार्डिंग एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन, दिस डिपेंड्स अपॉन पहली चीज द कॉस्ट या इन्वेस्टमेंट इन द प्रोजेक्ट, ठीक है। तो जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि अगर मैं प्रपोजल लेके आऊं तो सबसे पहली चीज तो आप ये पूछेंगे कितना भी मैं आप मेरे को आप टीचर मानते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, पर फिर भी अगर मैं पैसे मांगने आया हूं किसी प्रोजेक्ट में, आप पूछेंगे सर पैसे तो कितने लेने आए हैं ये तो बता दीजिए। ठीक है, तो दिमाग में ये आपको क्वेश्चन आएगा कि सर कितना पैसा आप इस प्रोजेक्ट में हमसे लगवाना चाहते हैं। और दूसरी चीज जो आप मुझसे पूछेंगे, द एक्सपेक्टेड रिटर्न फ्रॉम द प्रोजेक्ट। ठीक है, शर्म के मारे अगर मैं कहता हूं, आप कहते हैं सर चलिए ठीक है हम पैसे हैं मेरे पास हम लगा भी देंगे, पर फिर भी थोड़ा सा इतना तो समझा दीजिए कि पैसा कितना और कितने टाइम में मेरे को वापस मिल जाएगा मेरा जो मैं लगाने लगा हूं। ठीक है, तो ये दो मेजर पैरामीटर्स हैं जिसके ऊपर हर इन्वेस्टमेंट डिसीजन डिपेंड करता है। समझ आती है जी ये चीज? प्लीज एक बार बता दीजिएगा ये चीज समझ आती है, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में यही हमने डिसीजन लेने हैं, अलग अलग मेथड्स अडॉप्ट करते हैं। ठीक है, जो भी मेथड हमें पूछा गया होगा तो उस मेथड के अकॉर्डिंग हमें बताना होगा कि आंसर यस में होगा या एक्सेप्टेंस में होगा या उसको रिजेक्ट या नो करना होगा। ठीक है जी, तो हमने मेथड्स, अभी मैंने मेथड्स की बात की है, तो स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल पार्ट से। तो मेथड नंबर 1 जो आप लगा सकते हैं एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन, उसको ऑफर को देने के लिए, दैट इज द पे बैक पीरियड मेथड। ठीक है, एक बार नाम लिखिए फिर इसको नाम से ही इसकी डेफिनेशन बनाते हैं, द पे बैक पीरियड मेथड। कोई बता सकता है पे बैक पीरियड से आपको क्या समझ आता है? कितने टाइम में रिटर्न आएगी? थोड़ा और क्लियर करिए, थोड़ा सा ये अच्छा सा नहीं, थोड़ा सा इसमें मिसिंग है, कुछ डिफाइन कर दीजिए। बिल्कुल ठीक जी, अब आपने ठीक बोला है। वो कहते हैं कि जो मैंने पैसा लगाया है वो कितने पीरियड में वापस हो जाएगा, टोटल रिटर्न की बात नहीं कर रहे। ठीक है, मैं आपको कहता हूँ 10 लाख का प्रोजेक्ट है जो आपके पास मैं लेके आया हूँ, तो आप कहेंगे सर ये जो 10 लाख लग रहे हैं उस वो कितने पीरियड में वापस आ जाएंगे? प्रॉफिट तो अभी छोड़ते हैं, ये जो 10 लाख मेरी जेब से लगा है वो कितने पीरियड में वापस आ जाएगा? तो वो जो पीरियड है उसको हम पे बैक पीरियड बोलते हैं। ठीक है, सिंपल सी चीज, पे बैक मतलब वापस करना। क्या चीज वापस करना? जो अपने पॉकेट से लगी है। एक्स्ट्रा तो प्रॉफिट है, वो तो हमारा ओवर एंड अबव द इन्वेस्टमेंट है। तो पहली चीज तो बिजनेसमैन क्या रिटर्न करना चाहता है? जो उसके अपनी जेब से पैसा लगा। ठीक है, तो पे बैक पीरियड मीन्स, तो इसी पे बैक पीरियड की बात करें, दिस मीन्स द टाइम पीरियड इन विच द कॉस्ट या इन्वेस्टमेंट इन द प्रोजेक्ट इज रिकवर्ड। ठीक है, कितने पीरियड में जो आपकी जेब से लगी हुई कॉस्ट है या जो पैसा है वो कितने पीरियड में वापस आपको मिल जाता है, उस पीरियड को हम पे बैक पीरियड बोल देते हैं। ठीक है, ये चीज सबको समझ आती है? ठीक है जी, अब आपके अकॉर्डिंग अगर पे बैक पीरियड आप फॉलो करते हैं तो आपका डिसीजन क्या होगा या कैसे आप उस डिसीजन को कोट करेंगे? चलिए डिसीजन को मैं एक बार बाद में करता हूं, एक एग्जांपल पे वापस आता हूं। मैं दो प्रपोजल्स आप लोगों के पास लेके आया, दो प्रोजेक्ट्स हैं, एक में 10 लाख रुपए लगने हैं, एक में 12 लाख रुपए लगने हैं, दोनों की अपनी अपनी रिटर्न्स हैं। ठीक है, आप कहते हैं सर रिटर्न छोड़ते हैं, पहले ये बताइए 10 लाख या 12 लाख कितने पीरियड में वापस आ जाएगा? मैं आपको कहता हूं जो 10 लाख वाला प्रोजेक्ट है वो 2 सालों में आपके 10 लाख वापस कर देगा। ठीक है, और आप कहते हैं सर 12 लाख वाला, जो 12 लाख वाला मैं कहता हूँ 2.5 साल लगेंगे आपका पैसा वापस आने के लिए।
तो अगर इतनी सी चीज आपके दिमाग में एक ही चीज है, मुझे अपना पैसा जल्दी से जल्दी रिकवर करना है, तो आपका डिसीजन क्या होगा? वैसे तो हमने आंसर अपने एग्जाम्पल में ही आपको बोल दिया है, फिर भी अगर किसी ने, हाँ जी, 12 लाख वाला क्यों? हाँ जी, चलो आप कहते हैं 12 लाख वाला, ठीक है, मैं एक बार थोड़ा सा इसको लिख देता हूं। मैंने आपके पास दो ऑप्शन छोड़े हैं, ऑप्शन नंबर 1 जिसमें 10 लाख लगना है, ऑप्शन नंबर 2 जिसमें 12 लाख लगना है। इसमें मैंने बोला पे बैक पीरियड 2 सालों का है, और इसमें मैंने बोला पे बैक पीरियड 2.5 सालों का है। ठीक है जी, ध्रुव ने मुझे आंसर दिया कि हम 12 लाख रुपए वाला प्रोजेक्ट लगा लेंगे। क्यों? क्योंकि उसने थोड़ा सा बिजनेसमैन की तरह सोचा है। वो कहता है जी 2 साल लगा के 10 लाख अगर वापस आता है, तो आधा साल और लगा के 2 लाख एक्स्ट्रा मुझे और रिटर्न हो जाता है। ठीक, तो वो थोड़ा ज्यादा बिजनेस माइंडेड आप सोच रहे हैं कि अगर इतनी सी चीज है तो हो सकता है आपका आंसर सही। पर अगर मैं कहता हूं 2 सालों के बाद ये मुझे रिटर्न देगा, चलिए वो देखते हैं, आंसर पे वापस आता है, मैं थोड़ा उसको भी क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, ध्रुव ने बोला कि आधा साल लगा के 12 लाख रिटर्न आ रहा है, तो हम बेटर रहेगा कि ये वाला लगा लेते हैं, तो उसको एक बार मैं क्लियर कर देता हूँ। ठीक, तो 10 लाख ये 2 सालों में वापस आ गया। उसके बाद मैं कहता हूँ इसकी जो टोटल रिटर्न थी आफ्टर दी पे बैक पीरियड वो थी 4 लाख रुपए की। ठीक, और इसके बाद मैं कहता हूँ इसकी टोटल रिटर्न थी आफ्टर दी पे बैक पीरियड से फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपीज। आप कौन सा लगाओगे? 10 लाख वाला रिटर्न ज्यादा दे रहा है ना, तो इसको छोड़ते हैं, रिटर्न्स को छोड़ते हैं, कितना पैसा। अब मैं आपको कहता हूं 10 लाख दो, 2 लाख में 2 सालों में वापस ले लो, 12 लाख दो 2.5 साल या 3 साल में वापस ले लो। तो आपके दिमाग में यही चीज अगर सबसे पहले बैठ रखी है कि मुझे पैसा जल्दी से जल्दी वापस चाहिए है, ठीक है, तो पे बैक पीरियड जितना छोटा होगा या जितना कम होगा, इसके अकॉर्डिंग डिसीजन जो भी कोट किया जाएगा। तो अपने एग्जाम्पल में अगर मैं वापस चलूं, 10 लाख मुझे 2 सालों में वापस आते हैं, 12 लाख के लिए 2.5 साल लग जाते हैं, मुझे पैसा जल्दी से जल्दी वापस चाहिए, तो जल्दी तो 2 सालों में वापस आ रहा है ना। तो इस केस में जो मेरा डिसीजन होगा वो क्या बन जाएगा, दैट इज कि मैं 10 लाख वाला प्रोजेक्ट आपके लिए एक्सेप्ट कर लूं। ठीक है, बाकी सारे पैरामीटर्स को भूल जाइए, मेरे दिमाग में यही है कि जो मेरा पैसा लग रहा है जल्दी से जल्दी वापस चाहिए है। ठीक है, बाकी एक्चुअली रियल टाइम जब हम बात करते हैं तो सिर्फ यही एक मेथड नहीं है जिसको ध्यान में रखते हुए कैलकुलेशन की जाएंगी। जैसे मैंने इसको आगे और आपको क्लैरिफाई किया कि आगे रिटर्न्स भी तो देखेंगे, वो आगे पढ़ेंगे, चैप्टर में आएंगे वैसे भी चीज। अभी के लिए हम ये लेके चल रहे हैं कि एक ही चीज है दिमाग में, पैसा जल्दी रिकवर करना है और उसके अकॉर्डिंग मुझे डिसीजन कोड करना है। तो हमारा डिसीजन क्या हो जाएगा, प्रोजेक्ट विथ द शॉर्टेस्ट पे बैक पीरियड। ठीक है जी, ये ठीक लिखा मैंने। अगर हमारा एक ही क्राइटेरिया है पैसा जल्दी से जल्दी रिकवर करना, तो जितने भी मेरे पास अवेलेबल ऑप्शंस हैं, जिसका सबसे छोटा या जिसका सबसे लीस्ट पे बैक पीरियड होगा, मैं उसको एक्सेप्ट कर लूंगा, गिवन दैट मैं और किसी पैरामीटर को कंसिडर एक बारी के लिए नहीं करता। समझ आती है जी ये चीज? ठीक है जी, तो एज पर अगर सिर्फ क्वेश्चन पूछता है कि पे बैक पीरियड इज द क्राइटेरिया फॉर एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ अ गिवन प्रोजेक्ट, तो जिसका शॉर्टेस्ट पे बैक पीरियड होगा, ठीक है, उसको आपने एक्सेप्ट कर लेना। ठीक है जी, ये चीज चलेगी। अब ये पे बैक पीरियड क्या है और उसमें डिसीजन क्या होगा उसकी तो हमने बात कर ली है। अब ये पे बैक पीरियड क्वेश्चन में कैलकुलेट कैसे करना होगा। ठीक है जी, पे बैक पीरियड क्या था वो हमने डिस्कस कर लिया, उसके अकॉर्डिंग डिसीजन क्या देना है वो बता लिया। अब पे बैक पीरियड कैलकुलेट कैसे करना है उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, केस नंबर 1 जो गिवन हो सकता है पे बैक पीरियड निकालने के लिए, व्हेन रिटर्न्स पर एनम आर इक्वल। ठीक है, व्हेन रिटर्न्स पर एनम आर इक्वल। ठीक है, रियल लाइफ में हो भी सकता है ऐसा, या जनरली नहीं होता है ऐसा, कि अगर मैं कहूं कि मैं एक प्रोजेक्ट लगा रहा हूं हर साल मुझे 2 लाख ही मिलने वाले हैं। ठीक है, ऐसा लॉजिकली पॉसिबल नहीं है, पर हो भी सकता है कि ऐसा कुछ हो रियल लाइफ में। पर यहाँ पर क्वेश्चंस में ये ऐसे केसेस बन सकते हैं, तो क्वेश्चन में तो कोई भी फिगर वो दे सकता है, तो एक बार के लिए इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, वो कहता है जब हर साल की जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है वो इक्वल है, कि हर साल जो भी एक वैल्यू या प्रॉफिट आपको मिलता है वो सेम ही मिलता है। ठीक है, एक एग्जाम्पल से इसको क्लियर करते हैं।
ठीक है, दो प्रोजेक्ट है मेरे पास, एक है प्रोजेक्ट नंबर ए और एक है मेरे पास प्रोजेक्ट नंबर बी। ठीक है, जो भी हमने पिछला एग्जांपल, सॉरी क्या बोल रहे हैं, दोबारा बोलिए जरूर, क्या बोला आपने? आप बोल सकते हो कि अगर कोई चीज रेंट पे दे रहा है तो बिल्कुल जी कि मेरा रेंट, ये बिल्डिंग पे इतना पैसा लगा है, इतने की जमीन है, तो कितने में पैसा वापस आ जाएगा, तो बोल सकते हैं, एग्जाम्पल अच्छा है। ठीक है, तो यहाँ हम रेंट वगैरह की बात नहीं कर रहे, यहाँ हम मेजर इन्वेस्टमेंट्स की बात कर रहे हैं, हम खुद से पैसा लगाना चाह रहे हैं किसी बिजनेस में, किसी एसेट में। ठीक है, तो दो प्रोजेक्ट्स मेरे पास है, मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं प्रोजेक्ट ए लगा सकता हूं या जो प्रोजेक्ट बी लगा सकता हूं। मेरे दिमाग में मेरा पैसा रिकवर करना बैठा हुआ है कितना, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे बताना है कि दोनों के आंसर्स में से मेरे लिए बेस्ट कौन सा प्रोजेक्ट बन जाएगा। ठीक है, वही ले लेते हैं जो अभी हमने एग्जाम्पल लिखा था, पहले की कॉस्ट ले लेते हैं 10 लाख और दूसरे वाले की ले लेते हैं 12 लाख। ठीक है, स्क्रैप वैल्यू ले लेते हैं कि जब भी ये प्रोजेक्ट बंद होगा तो स्क्रैप वैल्यू का मतलब, अगर कबाड़ में भी ये सारा एसेट्स और इसके प्रोजेक्ट की जो भी चीजें बेचेंगे, तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर होगा था 1 लाख रुपए मिल जाएगा, और यहाँ पर होगा था सिर्फ एग्जाम्पल 2 लाख रुपए मिल जाएगा। ठीक है, इसकी रिटर्न्स पर आनम ये आपको गिवन है, सिर्फ एग्जाम्पल 1,80,000। ठीक है, और यहां पर आपको रिटर्न्स गिवन है, दैट इज 2,50,000। ठीक है, सिंपल सा इक्वेशन हमने लिखा है, दो मेरे पास अवेलेबल प्रोजेक्ट हैं, प्रोजेक्ट नंबर ए एंड प्रोजेक्ट नंबर बी। दोनों की कॉस्ट गिवन है, दोनों की एक्सपेक्टेड स्क्रैप वैल्यू गिवन है, और दोनों की एक्सपेक्टेड रिटर्न्स पर आनम हमें दी गई है कि हर साल ये 1,80,000 ही कमाएगा जितने भी साल चलने वाला है प्रोजेक्ट, और ये वाला प्रोजेक्ट हर साल मुझे 2.5 लाख रुपए कमा के देगा जितने साल के लिए भी ये प्रोजेक्ट चलने वाला है। तो रिटर्न्स पर आनम इक्वल हो गई कि जितने भी साल ये काम करेगा प्रोजेक्ट 1,80,000 देगा, ये जितने भी साल काम करेगा ये 2.5 लाख रुपए मुझे हर साल कमा के देता रहेगा। तो इसके अकॉर्डिंग मुझे पे बैक पीरियड निकालना है और दोनों में से बताना है कि कौन सा प्रोजेक्ट मेरे लिए बेनिफिशियल या एक्सेप्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो कैलकुलेट करते हैं दोनों के लिए पे बैक पीरियड। चलिए पहले प्रोजेक्ट नंबर ए की बात करते हैं। पे बैक पीरियड जिसका हमने फॉर्मूला लिखा है, ठीक है, पे बैक पीरियड जिसका हमने फॉर्मूला लिखा था, अच्छा फॉर्मूला लिखा नहीं, सॉरी, अभी हम, दैट इज कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय रिटर्न्स पर आनम। ठीक है, तो जब भी रिटर्न्स इक्वल होंगी तो हमने एक छोटा सा फॉर्मूला अप्लाई करना है पे बैक पीरियड कैलकुलेट करने के लिए, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय रिटर्न्स पर आनम। ठीक है, फॉर्मूला को रट्टा मारने की जरूरत नहीं, लॉजिकली अगर हम देखें, हम क्या बात कर रहे हैं, पे बैक पीरियड क्या बोला, जो मेरी जेब से लगा हुआ पैसा है कितने पीरियड में वापस आ जाएगा। तो इस प्रोजेक्ट में मैंने कितना पैसा लगाया था, 10 लाख। ठीक है, 10 लाख रुपए, 1 लाख तो जब भी बंद करूंगा वापस आ जाएगा कबाड़ में बेचने से, तो एक्चुअली मेरी जेब से जो पैसा लग रहा है वो 9 लाख रुपए लग रहा है। तो 9 लाख रिकवर करना है, हर साल 1,80 मुझे पैसा मिलेगा, तो कितने साल लगेंगे उसको रिकवर करने के लिए, अगर मैं 1,80,000 से इसको डिवाइड कर दूं तो उतने साल कैलकुलेट हो जाएंगे, कितने साल में ये 9 लाख रुपए मेरे रिकवर हो जाएंगे। वही चीज फॉर्मूला बताता है, कितना पैसा लगा, एक साल में कितना आएगा, तो उससे डिवाइड करते हैं टोटल को एक साल की वैल्यू से, तो कितने साल लगने वाले हैं उसको रिकवर करने के लिए, तो हमारा आंसर कैलकुलेट हो जाएगा। तो अगर हम प्रोजेक्ट ए की बात करते हैं, कॉस्ट इज 10 लाख, स्क्रैप वैल्यू इज 1 लाख, हर साल की रिटर्न आपको बोला गया है 1,80,000, तो 9 लाख रिकवर करना है, 1,80 करके हर साल रिकवर होगा, तो इसका मतलब 5 साल आपको लगेंगे सिर्फ अपना 9 लाख रिकवर करने के लिए। देखना जी, ये चीज समझ आई है? ठीक है जी, ऐसे फटाफट से बी का कैलकुलेट कर लेते हैं, पे बैक पीरियड क्या हो जाएगा। ठीक है, इसका पे बैक पीरियड, इसमें हमने 12 लाख रुपए लगाए हैं कॉस्ट, स्क्रैप वैल्यू इसकी 2 लाख है, हर साल ये मुझे 2.5 लाख कमा के देगा, तो इसका मतलब ये 12 लाख या ये 10 लाख रिकवर करने के लिए मुझे 4 साल लगेंगे। तो अगर पे बैक पीरियड ही मेरा मेन क्राइटेरिया है एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन का, तो मैं कौन सा प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर लूंगा, बी वाला। ठीक है, बी वाला एक्सेप्ट कर लेंगे क्योंकि उसमें मेरा जो पैसा लगा है वो जल्दी रिकवर हो रहा। ठीक है, तो छोटा सा एग्जांपल, सिंपल सा इक्वेशन जिसमें सब कुछ गिवन था, सिर्फ फॉर्मूला आपको याद करना था। तो अगर रिटर्न्स पर आनम इक्वल है तो आपने क्या करना है, इस तरह से ये आंसर कैलकुलेट करके बता देना। देखेगा जी, कोई चीज अगर नहीं समझ आई है मैं वापस से आपको एक्सप्लेन कर देता हूं।
बोलिएगा जी फटाफट से, समझ आती है यहाँ तक चीज? ठीक है, चल सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द होल चैप्टर, ठीक है, पूरे चैप्टर में ये जो चीज अब मैं लिखने लगा हूं ये सबसे इंपॉर्टेंट है, और गलती हुई तो इसी में गलती करें। ठीक है, फॉर्मूलाज याद है, चैप्टर की थोड़ी सी एप्लीकेशन ध्यान है, तो एप्लीकेशन सिर्फ इसी चीज की थोड़ी सी ध्यान आपने रखनी है, बाकी सारी चीजें सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड आपको इस चैप्टर में इंक्लूड कर लेनी है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, रिटर्न्स किस चीज को बोलते हैं। ठीक है, जो हमने रिटर्न्स की बात की है, यहाँ पर ये रिटर्न्स लिखा, फॉर्मूला में रिटर्न्स पर आनम की हमने बात की है, तो क्वेश्चन में ये रिटर्न्स किस चीज को बोली जाती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस गिवन चैप्टर। ठीक है, तो रिटर्न्स या तो क्वेश्चन में डायरेक्टली, जैसे मैंने रिटर्न्स बोला था, तो डायरेक्टली गिवन हो सकता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्टली जैसे रिटर्न्स गिवन है वैसे के वैसे ही इसको सॉल्व करके दिखा देंगे, या ये कैश इनफ्लोज के फॉर्म में गिवन हो सकता है। ठीक है, रिटर्न्स के नाम से दिया गया हो सकता है क्वेश्चन में, या कैश इनफ्लोज, उस केस में भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एज इट इज आप उसको फॉर्मूला में डालेंगे और इसको सॉल्व करके दिखा देंगे, तो चाहे रिटर्न्स गिवन हो या कैश इनफ्लोज गिवन हो, ठीक है, आपको कोई कन्वर्जन या कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, एज इट इज इन वैल्यूज को आप अपने फॉर्मूलाज में अप्लाई कर देंगे। ठीक है, मेन चीज यह प्रॉब्लम कहां पर आती है, अगर प्रॉफिट की फॉर्म में दिया है। ठीक है, रिटर्न्स या कैश इनफ्लोज गिवन है, यूज इट डायरेक्टली इन द फॉर्मूला। अगर प्रॉफिट की फॉर्म में दिया गया है तो रिटर्न कौन से प्रॉफिट को बोला जाता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बिफोर डेप्रिसिएशन। ठीक है जी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बिफोर डेप्रिसिएशन, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखना है। रिटर्न या कैश इनफ्लोज के नाम से गिवन है, अप्लाइड डायरेक्टली इन द फॉर्मूला। अगर प्रॉफिट के फॉर्म में गिवन है तो प्रॉफिट आपको कौन से चाहिए होंगे जो रिटर्न को डिनोट करते हैं, प्रॉफिट आफ्टर द टैक्स बट बिफोर द डेप्रिसिएशन। हाँ जी आदित्य, आफ्टर टैक्स का क्या मतलब है, टैक्स माइनस हो चुका है इसमें से या नहीं हुआ है, हो चुका है, आफ्टर रिडक्शन ऑफ टैक्स। बिफोर डेप्रिसिएशन से आपको क्या समझ आता है, डेप्रिसिएशन माइनस हुई है या नहीं हुई है, नहीं हुई है। ठीक है, तो इसका मतलब एक ऐसा प्रॉफिट जिसमें डेप्रिसिएशन तो माइनस नहीं होनी चाहिए है, पर टैक्स का कंपोनेंट माइनस हो जाना चाहिए, वो जो प्रॉफिट है उसको हम यहाँ रिटर्न्स या कैश इनफ्लोज बोलेंगे। ठीक है जी, चले एक एग्जांपल आप लोगों के सामने लेता हूं और थोड़ा सा चेक करता हूं कि आपने कितना ध्यान से पिछले 4 सालों में कॉमर्स को स्टडी किया है। ठीक है, एग्जांपल आपको गिवन है, प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड बिफोर टैक्स से, फॉर एग्जांपल ये आपको दिया गया है 2 लाख रुपीज का। ठीक है, डेप्रिसिएशन आपको बोली गई है से फॉर एग्जांपल 50,000 रुपीज की, टैक्स रेट आपको बोला गया है से फॉर एग्जांपल 50% का। तो फटाफट से कोई मुझे रिटर्न कैलकुलेट करके बताएगा कि आपके अकॉर्डिंग रिटर्न का आंसर क्या होना चाहिए, इस चीज को ध्यान में रखते हुए निकाल लीजिए, फटाफट से कैलकुलेट करके बता दीजिएगा, और चेक करते हैं कि आपने कॉमर्स को कितने ध्यान से स्टडी किया है पिछले 3-4 सालों में। निकालिए फटाफट से रिटर्न का आंसर मुझे कैलकुलेट करके बताइए कोई। चले, तो मुझे कुछ मिक्स्ड आंसर्स मिले हैं। ठीक है, एक अरहम है, एक जतिक है और एक विष्णुप्रिया है, जिनका आंसर मुझे मिला है दैट इज 1,25,000। ठीक है, और बाकी रिमेनिंग क्लास का जो मुझे है एक आंसर मिला है दैट इज 1 लाख रुपीज। ठीक है, तो एक बार चेक करते हैं कि हमारे अकॉर्डिंग किसका आंसर सही है। ठीक है, जो इन लोगों ने आंसर निकाला है, कैसे निकाला है, उनको गिवन है प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। ठीक है, हमें ऐसा प्रॉफिट दिया गया है क्वेश्चन में जिसमें ना ही डेप्रिसिएशन माइनस की है, ना ही उन्होंने टैक्स माइनस किया है। ठीक है, वो कितनी फिगर दी गई है, दैट इज 2 लाख रुपीज। मुझे रिटर्न के लिए क्या चाहिए है, टैक्स माइनस करना है, डेप्रिसिएशन माइनस नहीं करनी। तो इन सब ने क्या किया है, डेप्रिसिएशन माइनस नहीं हुई, टैक्स माइनस नहीं हुई, तो उन्होंने क्या किया, टैक्स माइनस किया 50%। तो 1 लाख रुपए टैक्स माइनस होता है और मेरा रिटर्न का आंसर आ जाता है दैट इज इक्वल टू 1 लाख। ठीक है, बिल्कुल ठीक, आपका दिमाग लगा है। प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन और टैक्स दिया है, एक ऐसा प्रॉफिट जिसमें ना ही डेप्रिसिएशन माइनस हुई है, ना ही टैक्स माइनस हुआ है। हमें एक ऐसा प्रॉफिट आंसर में चाहिए जिसमें सिर्फ टैक्स माइनस हो जाना चाहिए, डेप्रिसिएशन माइनस नहीं होना चाहिए।
ठीक, तो आपने क्या किया, डेप्रिसिएशन टैक्स माइनस नहीं था, टैक्स माइनस करना था, टैक्स माइनस कर दिया, तो ये रिटर्न का आंसर निकाल दिया। बिल्कुल परफेक्ट। चलिए, अब इन लोगों ने क्या किया, मुझे जो इन लोगों के समझ आ रही है कैलकुलेशन, इन्होंने क्या किया है, प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स दिया है 2 लाख रुपए। इन्होंने पहले क्या किया, डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया 50,000, ये निकाल दिया प्रॉफिट बिफोर टैक्स, डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया, तो सिर्फ अब बिफोर टैक्स रह गया 1.5 लाख। इसमें से उन्होंने और टैक्स माइनस कर दिया 50,000 रुपए, 50%, सॉरी, दैट इज 75,000 रुपए। अब ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया, दैट इज 75,000 रुपए। ठीक, और वापस इनको बिफोर डेप्रिसिएशन चाहिए था, इन्होंने वापस से इसको डेप्रिसिएशन को ऐड कर दिया 50,000 रुपए। तो इन्होंने मेरे को आंसर कैलकुलेट करके बता दिया 1,25,000। ठीक है जी, अब आपके सामने दोनों कैलकुलेशन रखी हैं। चलो, ये तीनों ने तो यही दिमाग में रख के बोला। जो ये वाले हैं, मुझे देख के बताएंगे क्या इन्होंने लॉजिकली ठीक किया है या आप लोगों ने ठीक किया। ठीक है, बिल्कुल जी, ध्रुव को गुस्सा आ गया, सर क्या आप मेरे को पहले माइनस करवा रहे हो फिर ऐड करवा रहे हो, सीधा कर तो दिया मैंने आंसर। बिल्कुल ठीक ठीक ध्रुव, आपने बिल्कुल ठीक बोला है। पर अगर इसका लॉजिक मैं आपको समझाता हूं कि कहां आप गलती कर रहे हैं। ध्रुव, आपने सरकार को कितना टैक्स दिया, 1 लाख रुपए। इन्होंने बेचारों ने कितना टैक्स दिया, किन्होंने बेनिफिट किया अपना, किनको बेनिफिट हुआ, इनको बेनिफिट हुआ, आपको बेनिफिट हुआ, इनको हुआ। तो बेचारे ये समझदार निकले, आप लोग थोड़े से मूर्ख निकल गए। इन्होंने टैक्स बचा लिया। सरकार कहती है, इनकम टैक्स आपको कहता है डेप्रिसिएशन इज एन अलाउबल एक्सपेंस, आपका एक अलाउड खर्चा है जो आप अपने प्रॉफिट से रिड्यूस कर सकते हैं। तो कहते हैं टैक्स बचाते हैं, माइनस कर लेते हैं, टैक्स तो कम हो जाएगा। बिफोर चाहिए, बाद में दोबारा ऐड कर देंगे, टैक्स तो बचेगा ना कम से कम एक बार। ठीक, तो इन्होंने समझदारी प्ले की। बिफोर चाहिए था, उसका अकाउंटेंट रोता रहा है, सर आप मेरे से पहले माइनस करवा रहे हो बाद में ऐड करा रहे हो। मैं उसको कहा, यार माइनस तो कर, टैक्स तो बचा, 25,000 का टैक्स बच रहा है मेरा। एक खर्चा, सिर्फ एक छोटा सा खर्चा डाल के 25,000 का सीधा मुझे बेनिफिट हो रहा है। बिफोर चाहिए, बाद में ऐड कर दियो। अभी क्यों पंगा लें, हम पहले ही छोड़ दें उसको। अगर 25,000 का फायदा हो रहा है, बिजनेसमैन तो 1 रुपए का फायदा भी देखता है। तो यहाँ तो उसको डायरेक्टली 25,000 का फायदा हो रहा है। तो कहेगा यार, तो वो आफ्टर बिफोर चाहिए, पहले एक बार बेनिफिट ले ले, बाद में ऐड कर दियो, बिफोर आ जाएगी वैल्यू। तो ये बिल्कुल सही है, इन लोगों ने बिल्कुल सही कंसेप्ट लगाया है। ठीक है, तो ये चीज आपने ध्यान से करनी है। क्वेश्चन में तंग करने के लिए कोई भी प्रॉफिट आपको दे देगा, पर आपने लॉजिकली उसको कैलकुलेट करते हुए इसको फाइनली रिटर्न तक लेके जाना है। हाँ जी, प्लीज ये देख के बताइएगा, ये चीज सबको समझ आती है। ठीक है, तो ये वाले सारे, चलो इन्होंने तो पहले ही दिमाग लगा लिया। अब इनके दिमाग में ये चीज क्लियर है कि ये लॉजिकली ये ठीक है। लोग बाकी लोग नहीं रिप्लाई कर रहे, सिर्फ ध्रुव बोल रहा है। ठीक है, ठीक है, तो इसी चीज को याद रखने के लिए सिंपल से फ्लो चार्ट फॉर्म में आपको समझा देता हूं, कभी गलती नहीं होगी इस चैप्टर में या कहीं भी, जब भी आपको ये चीज वहां पर क्वेश्चन में चाहिए होगी। ठीक है, तो अगर आपको गिवन है प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड बिफोर टैक्स, जैसे मैंने इस क्वेश्चन में दिया था, एक ऐसा प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया है जिसमें ना ही डेप्रिसिएशन माइनस किए हैं ना ही टैक्स माइनस किया। तो अभी हमने लॉजिकली बोला कि उसका स्टेप नंबर 1 क्या करना है, डेप्रिसिएशन माइनस कर दें, क्योंकि डेप्रिसिएशन एक अलाउड एक्सपेंस है जिसके कारण टैक्स बच सकता है। तो इसमें से अगर माइनस करेंगे, ये जो आंसर आएगा ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स का आंसर आ जाएगा, बिफोर टैक्स आफ्टर डेप्रिसिएशन, की इसमें से टैक्स माइनस होना बाकी है, बाकी खर्चे माइनस हो गए हैं। अगला स्टेप हमने क्या करना है, टैक्स माइनस करना, क्योंकि मुझे आफ्टर टैक्स प्रॉफिट निकालना है। तो इसको ऐड माइनस करने के बाद जो आपका आंसर आएगा तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का आंसर आ जाएगा। ठीक है, मेरा अकाउंटेंट यहां तक मुझसे लड़ रहा था कि पहले माइनस क्यों करें बाद में ऐड क्यों करें, वो लॉजिकली हमने यहाँ प्रूव किया। तो मैंने उसको बोला कि यार तेरे को बिफोर चाहिए, अब ऐड कर ले डेप्रिसिएशन। तो इतनी देर से रो रहा है कि मुझे बिफोर डेप्रिसिएशन चाहिए, पहले बेनिफिट उठा बाद में ऐड कर दे। तो अब ये जो वैल्यू आएगी दैट विल बी द वैल्यू ऑफ रिटर्न। ठीक है, तो इतना सा फ्लो चार्ट याद कर लीजिए इस चैप्टर में, कहीं कभी भी गलती नहीं करेंगे। अगर क्वेश्चन में उसने ये फिगर गिवन है तो ये स्टेप फॉलो करिए, आपका आंसर रिटर्न का आ जाएगा। ये फिगर गिवन है, ये तीनों स्टेप्स फॉलो करिए, रिटर्न निकल जाएगी।
ये चीज गिवन है, ये स्टेप फॉलो करिए, रिटर्न का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन में कोई भी फिगर वो आपको देके बता सकता है, ये फिगर दी हो सकती है, ये फिगर गिवन हो सकती है, ये फिगर गिवन हो सकती है। तो जो भी फिगर गिवन है उसके आगे का फ्लो चार्ट आप कंप्लीट कर दीजिएगा, आप रिटर्न तक पहुंच जाएंगे। क्लियर है ये चीज सबको? पक्का सबको क्लियर है? चलिए एक मैं छोटा सा एग्जांपल लिख रहा हूं, मुझे इसका आंसर पे बैक पीरियड का कैलकुलेट करके बताइएगा। कॉस्ट गिवन है 10 लाख, स्क्रैप वैल्यू गिवन है आपको 1 लाख, लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट गिवन है 5 इयर्स, प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स ये आपको दिया गया है फॉर एग्जांपल 3 लाख रुपीज। फटाफट से मुझे पे बैक पीरियड कैलकुलेट करके बताइए, गिवन दैट टैक्स रेट इज इक्वल टू, चलिए 40% ले लेते हैं, टैक्स रेट इज 40%। करिए फटाफट से आंसर कैलकुलेट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग। हाँ जी क्या बोल रहे हैं? प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, ठीक है, प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स ये आपको 3 लाख रुपए गिवन है, टैक्स रेट 40% है। तो मुझे कैलकुलेट करके बताना कि आपका पे बैक पीरियड कितना हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक बार चेक करते हैं। चलिए सबसे पहले रिटर्न्स की बात करते हैं कि रिटर्न्स कितनी होगी। विशाल मुझे ये देख के बताएंगे इस फ्लो चार्ट की कौन सी वैल्यू दी गई है? ये वाली है, ये वाली है, ये वाली है, फर्स्ट वाली है। ठीक है विशाल, तो प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स दिया गया है 3 लाख रुपए, यहां लिख देता हूं 3 लाख। तो सबसे पहला काम क्या करना है, डेप्रिसिएशन माइनस करनी है। हाँ जी विशाल, क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन है कहीं? नहीं, निकालनी है। कैसे निकालोगे? एक फॉर्मूला होता है कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइडेड बाय लाइफ। ठीक है, स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन एक फॉर्मूला होता है कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ। तो कॉस्ट है 10 लाख, स्क्रैप वैल्यू है 1 लाख, लाइफ है आपको 5 इयर्स गिवन, तो इसका मतलब 1,80,000 रुपए डेप्रिसिएशन की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है जी विशाल, क्लियर यहां तक? ठीक है, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स मेरा आ जाता है 1,20,000 रुपए। अगला स्टेप कहता है टैक्स माइनस कर दीजिए। टैक्स कितना है? 40%। तो 1,20 का प्रॉफिट है जिसका टैक्स लगना है, तो उसका 40% अप्लाई करते हैं, तो 48,000 ये मेरा टैक्स यहां पर कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है जी, तो इसमें से माइनस करते हैं तो 72,000 ये मेरी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की वैल्यू निकल जाएगी। लास्ट स्टेप क्या करना है, वापस से डेप्रिसिएशन को ऐड करना है। तो डेप्रिसिएशन कितनी थी? 1,80,000 की। तो मेरी जो रिटर्न्स होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? 2,52,000 के रिटर्न्स हो जानी चाहिए। देखना जी, यहां तक सबको क्लियर है? हाँ जी विशाल, क्लियर है यहां तक? चले अब पे बैक पीरियड का फॉर्मूला डालते हैं। पे बैक पीरियड गिव्स मी कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय रिटर्न्स पर एनम। कॉस्ट 10 लाख की, रिटर्न स्क्रैप वैल्यू 1 लाख की, रिटर्न मैंने कैलकुलेट किया कि हर साल कितनी रिटर्न आने वाली है, 2,52,000 की। तो यहां से मेरा पे बैक पीरियड का आंसर निकल जाएगा। कितना आता है ये? 3.5, एग्जैक्टली 3.5, 3.57 ईयर्स। तो जो पहले 3.4 बोल रहे थे वो भी चेक कर लीजिएगा, कहीं गलती कर दी आपने। ठीक है, तो हमारा 3.57 ईयर्स ये पे बैक पीरियड का आंसर निकल जाता है। देखिए जी, क्लियर है ये चीज? चलिए मैं छोटी सी चीज चेंज कर रहा हूं। अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया होता 3 लाख, तो एक बार कैलकुलेट करके बताना अब क्या पे बैक पीरियड होगा। अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया होता 3 लाख रुपए, तो विशाल आप बताएंगे कौन सी फिगर गिवन है फ्लो चार्ट की? अगर ये प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन टैक्स की, अगर मैं क्वेश्चन इसको प्रॉफिट बिफोर टैक्स कर देता हूं और फिर आपसे पूछता हूं कि आप कैलकुलेट करके बताइए पे बैक पीरियड क्या होगा, तो अब ये कौन सी फिगर गिवन है इस फ्लो चार्ट की? सेकंड वाली। तो यहां से पूरा करते हैं टेबल। तो ये वैल्यू गिवन है 3 लाख। अगला स्टेप कहता है टैक्स माइनस कर दीजिए, तो टैक्स माइनस करते हैं 40%, 1,20,000। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाता है 1,80,000। अगला स्टेप कहता है डेप्रिसिएशन ऐड करनी है, डेप्रिसिएशन निकाली 1,80,000, वो ऐड कर देते हैं। तो अब जो मेरी रिटर्न की वैल्यू है कितनी हो जाएगी? 3,60,000। तो 10 लाख माइनस 1 लाख डिवाइडेड बाय 3,60,000, वो अब आपका पे बैक पीरियड का आंसर कैलकुलेट हो जाएगा।
ठीक है, तो इतना सा फ्लो चार्ट दिमाग में रखेंगे, कभी भी कैलकुलेशन ऑफ रिटर्न में गलती नहीं करेंगे। देख लीजिएगा, समझ आता है? हाँ जी। कौन सा जी? ये ओरिजिनल क्वेश्चन वाला या ये वाला? सेकंड वाला। ये चीज समझ आती है? तो मैंने बोला प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर दिया होता तो मतलब ये फिगर, तो पहला क्या करते हैं हम, टैक्स माइनस कर देते, तो इस प्रॉफिट के ऊपर टैक्स लगा देते, ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाता आपका। ठीक है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स था, टैक्स माइनस करके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। बिफोर डेप्रिसिएशन चाहिए था, डेप्रिसिएशन एड बैक कर देते, तो ये मेरी रिटर्न की वैल्यू निकल जाती। उसके बाद पे बैक पीरियड के फॉर्मूला में डाल देते, कॉस्ट माइनस स्क्रैप अपॉन रिटर्न। ठीक है, वो आपका पे बैक पीरियड का आंसर निकल जाता। ठीक है अरुण? ठीक है, तो इतना सा फ्लो चार्ट अगर आप दिमाग में रखेंगे, कभी भी कैलकुलेशन ऑफ रिटर्न में गलती आप नहीं करेंगे। ठीक है, प्लीज इसको एक बार देख लीजिएगा, कोई डाउट है एक बार क्लियर कर लीजिए, नहीं तो आज की क्लास हम यहाँ के लिए एक बार खत्म करते हैं।